नमस्कार। मैं डॉक्टर पीएम वाघमारे फिर से आज एक नए वीडियो के साथ यहाँ पर हम उपस्थित हुए हैं। और इस वीडियो में हम जो फैकल्टी ऑफ इंटरडिसिप्लिनरी स्टडीज सब्जेक्ट एजुकेशन का जो एसपीपी यूनिवर्सिटी का सिलेबस चेंज हुआ है, उस सिलेबस का थियरी पार्ट जो है कोर्स 102 के बारे में आज हम कुछ बातें जानने वाले हैं। उसका पोर्शन क्या है, सिलेबस क्या है, इसके बारे में हम जानने वाले। ये जो सिलेबस आया है इसी साल आया है 2025 से। ये अभी आगे के आने वाले वर्षों में रिसीव्ड सिलेबस फॉर बीएड 2 ईयर प्रोग्राम के तहत चलने वाला है। सिलेबस कैसा है? चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम है। 2025 सेमेस्टर पैटर्न है, यानी कि अब तक जो बीएड का कोर्स था वो कैसे था? वो ईयरली पैटर्न का था। अब इससे आगे क्या होने वाला है? सेमेस्टर होने वाला है। कितने सेमेस्टर में? 4 सेमेस्टर में। फर्स्ट ईयर जो लॉन्च हुआ है 2025 में, जो इसमें कितने सेमेस्टर दिए गए हैं? 2 सेमेस्टर दिए गए हैं, सेमेस्टर 1 एंड सेमेस्टर 2। अभी हम कौन से सेमेस्टर में हैं? अभी हम सेमेस्टर 1 की पढ़ाई कर रहे हैं, और जो आने वाली 14 जनवरी तारीख है वहां पर इसका हम थेराटिकली एग्जाम देने वाले। तो फिर इस सिलेबस के तहत जो कंपलसरी कोर्सेज और जो ऑप्शनल कोर्सेज आते हैं, उन कोर्स 102, 101, 102, 103 एंड 104 के तहत हम क्या करने वाले? थ्योरी एग्जाम, जो एसपीपीयू पेपर निकालेगा उसका थ्योरी एग्जाम देने वाले हैं। तो चलिए आइए देखते हैं कि 102 का जो सिलेबस है वो किस तरीके से है, या उसकी रचना किस तरीके से की गई है। बीएड 102, इस पेपर का नाम है कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन, कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन, जेंडर एंड सोसाइटी। यस, ओके। यानी कि कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन के जो भी इश्यूज है जेंडर के संदर्भ में, सोसाइटी के संदर्भ में, इस पेपर के अंदर आप बीएड के फर्स्ट सेमेस्टर के छात्र के तौर पर इसे आप सीखेंगे। कितने क्रेडिट का कोर्स है ये? 4 क्रेडिट का कोर्स है ये। कितने आवर्स में पढ़ाया जाएगा? 60 आवर्स में पढ़ाया जाएगा। मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा रहेगा? तो इंटरनल 30 प्लस एक्सटर्नल 70 मार्क्स, यानी कि आपका जो पैटर्न है वो कैसा है? 30-70 मार्क्स का है। इंटरनल 30 जो मार्क्स है उसमें आपको जो 3 एक्टिविटीज है, पिछले एक वीडियो में हमने डिस्कशन किया था कि इसमें कितने 3 एक्टिविटीज है। एक्टिविटी 1 इस कोर्स के नीचे दिया गया जो प्रैक्टिकल है वो प्रैक्टिकल आपको करना है। एक्टिविटी टू वो इसी पेपर का ट्यूटोरियल, असाइनमेंट, सेमिनार, फील्ड विजिट, ग्रुप डिस्कशन आदि जो करते हो उसे एक्टिविटी 2 माना जाएगा। और एक्टिविटी 3 इसी पेपर का जो आपका कॉलेज प्रीलिम एग्जाम लेगा उसे सराव परीक्षा, उसे थर्ड एक्टिविटी माना जाएगा। इन तीनों एक्टिविटी को मिलाकर जो कन्वर्जन किया जाएगा, 30 मार्क्स में कन्वर्जन किया जाएगा, उसे इंटरनल कहा जाएगा। एक्सटर्नल 70 मार्क्स, इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे रहेगा? तो इसका जो एसपीपीयू सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी पुणे जो 14 जनवरी से आपका एग्जाम लेने वाला है, उसमें जो पेपर आएगा वो पेपर यहाँ पर इस कोर्स के अंतर्गत आपको यहाँ पर जो कोर्स 102 के जो कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन, जेंडर एंड सोसाइटी के जो 4 यूनिट्स दिए गए हैं, उन 4 यूनिट्स की तैयारी कर कर, पढ़ाई कर कर, उसका अध्ययन कर कर आपको ये 70 मार्क्स का पैटर्न वहां पर क्या करना है? देना है। यानी कि 30 प्लस 70 100 का जो पैटर्न है वो 100 का पैटर्न आपको यहाँ पर बनता हुआ दिखाई देता है। आइए देखते हैं कोर्स के ऑब्जेक्टिव। टू एनेबल द स्टूडेंट टीचर, इस कोर्स में स्टूडेंट टीचर क्या जानना आवश्यक है। यानी कि आप बीएड फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हो और बीएड फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट को ये जो कोर्स एसपीपीयू ने और एनसीटी न्यू दिल्ली ने जो रिकॉग्नाइज्ड किया गया है कि भाई जो स्टूडेंट बीएड कर कर टीचर बनने जा रहा है, उसके लिए इस कोर्स के अंतर्गत वो इन चीजों को सीखे, समझे, जान ले, ताकि आगे चलकर अपने क्लासरूम टीचिंग में वो उन स्टूडेंट के साथ उसी तरीके का उसका बिहेवियर हो। तो एक बार कोर्स ऑब्जेक्टिव आप पढ़ लीजिएगा, क्योंकि आपका जो आंसर है वो आंसर देने में आपको वहां पर क्या होगी? थोड़ी सी आसानी होगी।
और आपका ये भी एक फ्यू पॉइंट तैयार होगा कि भाई कोर्स रचयिता जो है उन्होंने ये कोर्स क्यों हमारे लिए लाया है और हमें इससे क्या एक्सपेक्टेशन है उनके। ओके, उसी तरीके से ये जो 4 ऑब्जेक्टिव यहाँ पर उन्होंने रखे गए हैं, उन 4 ऑब्जेक्टिव के तहत जो कोर्स लर्निंग आउटकम है, CLOs कहते हैं हम उसे, कोर्स लर्निंग आउटकम, यानी कि आप ये कोर्स सीखने के बाद आपके अंदर जो भी क्षमताएं है वो क्षमताएं किस तरीके से उजागर होंगी, उन क्षमताओं को किस तरीके से बढ़ावा मिलेगा, उन क्षमताओं को अर्जित करने के बाद आप आपके क्लासरूम टीचिंग में आपके स्टूडेंट के साथ आपका बिहेवियर किस तरीके से अच्छा होगा, या आप में वो क्षमताएं कितनी अभिभूत होंगी, ये यहाँ से देखा जाएगा। कोर्स लर्निंग आउटकम आफ्टर कंप्लीशन द कोर्स स्टूडेंट टीचर विल बी अनेबल टू, यानी कि ये सभी क्षमताएं आपके अंदर, ये कोर्स पढ़ने के बाद 8 क्षमताएं क्या होंगी, 8 क्षमताएं आपके अंदर जागरूक होंगी और वो आपको आने वाले दिनों में टीचर के तौर पर क्या करेंगी, वो आपको सुटेबल हो जाएंगी या आप उन क्षमताओं को अभिभूत कर पाएंगे। चलिए अब आते हैं हम मेन टॉपिक की तरफ। मैंने जैसे ऊपर कहा 30 + 70, तो ये जो 70 मार्क्स है आपके, जो आप एग्जाम देने वाले, ओके, 70 मार्क्स, तो इन 70 मार्क्स में ये जो डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है वो 4 यूनिट्स का दिया गया है। यूनिट 1 देखिएगा आपके स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 एंड यूनिट 4। ओके, इन 4 चैप्टर में ये पूरा सिलेबस यहाँ पर तक कवर किया गया है। हर एक यूनिट के लिए 1 क्रेडिट दिया गया है, हर एक क्रेडिट यूनिट के लिए 1 क्रेडिट यहाँ पर दिया गया है। अब पेपर कितने मार्क्स का आने वाला है, पेपर आने वाला है 70 मार्क्स का। अगर इन 70 मार्क को हम, यानी कि हर एक यूनिट के ऊपर अगर इन 70 मार्क को अगर हम 4 यूनिट में डिवाइडेड करेंगे तो 17.5 का क्वेश्चन वो आपको एक यूनिट के ऊपर उस एग्जामिनर को क्या करना है, पूछना है। थोड़ा सा मैं माउस से ये लिख रहा हूँ तो थोड़ा सा अगर दिक्कत हो रही है मुझे भी और आपको समझने में भी होती होगी तो उसमें हम सुधार लाएंगे। तो 17.5 यानी कि लगभग ऐसा मानकर चलिएगा कि 17-18 मार्क का क्वेश्चन वो आपके एक यूनिट पर पूछने वाला है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि आपका जो फाइनल एग्जाम है उसका एग्जाम का स्वरूप किस तरीके से रहेगा, या पेपर पैटर्न कैसे रहेगा, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन 2, 3, 4, 5 और क्वेश्चन नंबर 6 ये किस तरीके से रहेंगे और इनकी रचना क्या होगी। तो आइए देखते हैं यूनिट 1 में कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन, जेंडर एंड सोसाइटी के तहत यूनिट नंबर 1 में क्या सिलेबस आपके लिए इस सेमेस्टर के लिए रखा गया है। यूनिट 1 एजुकेशन इन कंटेम्प्रेरी इंडियन सोसाइटी, एजुकेशन इन कंटेम्प्रेरी इंडियन सोसाइटी। 1.1 कंसेप्ट ऑफ एजुकेशन, कंसेप्ट ऑफ 1.1 में आप क्या देखेंगे, कंसेप्ट ऑफ एजुकेशन। कंसेप्ट ऑफ एजुकेशन में आपको किन बातों को यहाँ पर ध्यान में रखना है, मीनिंग, डेफिनेशन एंड एम्स ऑफ एजुकेशन इन कंटेम्प्रेरी इंडियन सोसाइटी, फाउंडेशन ऑफ द सोशोलॉजी ऑफ एजुकेशन, कि एक सामाजिक शास्त्र के अनुसार एजुकेशन का फाउंडेशन सामाजिक तौर पर किस तरीके से है ये देखना है। एजुकेशन की कंसेप्ट देखनी है, उसका अर्थ, उसकी व्याख्या है, उसकी डेफिनेशन, उसके एम्स ये देखने हैं 1.1 के तहत। 1.2 नेचर ऑफ इंडियन सोसाइटी, ये इंडियन सोसाइटी का नेचर हमें समाज में किस तरीके से दिखाई देता है, डाइवर्सिटी, यूनिटी, सोशलिज्म, डेमोक्रेसी, प्लुरलिज्म, सोशल स्ट्रक्चर, इन कुछ बातों को हम नेचर ऑफ इंडियन सोसाइटी इसके तहत देखने वाले। 1.3 टाइप्स ऑफ एजुकेशन, खास कर जो पुराना सिलेबस था उसमें 3 टाइप दिए गए थे, अभी थोड़ा सा उसमें और वेरिएशन आता हुआ यहाँ पर दिखाई देते हैं, लेकिन हम टाइप्स ऑफ एजुकेशन कहते हुए मुख्य टाइप क्या कहते हैं, फॉर्मल एजुकेशन,
नॉन फॉर्मल एजुकेशन एंड इनफॉर्मल एजुकेशन। उसमें इस साल उन्होंने डिस्टेंस एजुकेशन एंड ओपन एजुकेशन इसे भी क्या किया गया है, इसे भी इंक्लूड किया गया है। यानी कि हम आने वाले कुछ लेक्चर्स में टाइप्स ऑफ एजुकेशन में फॉर्मल, नॉन फॉर्मल, इनफॉर्मल, डिस्टेंस और ओपन एजुकेशन ये क्या कहेंगे वो देख लेंगे। ओके। 1.4 एजेंसीज ऑफ एजुकेशन, फैमिली, पीयर ग्रुप, रेफरेंस ग्रुप, स्कूल, कम्युनिटी, स्टेट, एनजीओ, सोशल मीडिया, ऑनलाइन ग्रुप्स, इनके बारे में भी हम क्या करेंगे 1.4 में एजेंसीज ऑफ एजुकेशन के तहत हम आने वाले कुछ दिनों में देखने वाले। आइए देखते हैं 1.5 रोल ऑफ एजुकेशन इन एड्रेसिंग कंटेम्प्रेरी इश्यूज। एजुकेशन फॉर सोशल जस्टिस, इसका क्या रोल है या किस तरीके से इस सिलेबस में रखा गया है। एनवायरमेंटल अवेयरनेस, डिजिटल लिटरेसी और ह्यूमन वैल्यूज के बारे में हम आने वाले कुछ दिनों में 1.5 रोल ऑफ एजुकेशन इन एड्रेसिंग कंटेम्प्रेरी इश्यूज के तहत देखने वाले हैं। 1.6 इसी यूनिट का सोशल मोबिलिटी इन इंडियन सोसाइटी, नेचर, फैक्टर्स, इम्प्लीमेंटेशन, एजुकेशन एज अ मीन्स ऑफ इंक्लूसिव मोबिलिटी, इसके बारे में किस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। अब क्वेश्चन का टाइप उन्होंने कितनी तरीके से रखा है, वो जो डिटेल्स है वो तो हम क्वेश्चन पेपर जब हम डिस्कशन करेंगे तब जान लेंगे कि, लेकिन यहाँ पर एक मोटे तौर पर एमसीक्यूज, ये एल क्यू यानी कि लॉन्ग आंसर क्वेश्चन ये एल क्यू, और दूसरा क्या है एस ए क्यू, एस ए जैसे क्यू, एस ए क्यू यानी कि एमसीक्यूज पूछे जाएंगे 10 मार्क्स के लिए। 10 मार्क्स के लॉन्ग आंसर क्वेश्चन रहेंगे और शॉर्ट आंसर क्वेश्चन एसएक्यूज ये रहेंगे। तो क्वेश्चन यूनिट नंबर 1 एजुकेशन इन कंटेम्प्रेरी इंडियन सोसाइटी, 1.1 कंसेप्ट ऑफ एजुकेशन, 1.2 नेचर ऑफ सोसाइटी, 1.3 टाइप्स ऑफ एजुकेशन, 1.4 एजेंसीज ऑफ एजुकेशन, 1.5 रोल ऑफ एजुकेशन इन एड्रेसिंग कंटेम्प्रेरी इश्यूज, 1.6 सोशल मोबिलिटी इन इंडियन सोसाइटी। ये आपको क्या करने हैं 18 मार्क के लिए आपको 18 मार्क के लिए आपको यूनिट नंबर 1 में आपको क्या करने हैं ये पढ़ने हैं। 18 मार्क के लिए आपको ये पढ़ने हैं। चलिए आइए देखते हैं यूनिट नंबर 2। यूनिट नंबर 2 में एजुकेशन आपके स्क्रीन के ऊपर यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। यूनिट नंबर 2, यूनिट नंबर 2 में आपको एजुकेशन एंड सोशल चेंजेस ये यूनिट पढ़ना है। सॉरी, एजुकेशन एंड सोशल चेंजेस ये यूनिट यहाँ पर हम देखने वाले 1 क्रेडिट का है, यानी कि इसको भी कितने 17 या 18 मार्क 7.5 ऐसे हमने अभी डिवाइड किया था ना, तो 7.5 के क्वेश्चन यहाँ पर मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ पर आपको वो पूछेगा। जो भी एग्जामिनर है यूनिवर्सिटी से एग्जामिनर जो जाते हैं वो उनको ये बंधन होता है कि इसका डिवाइडेशन इस तरीके से हो। ओके, यूनिट नंबर 2 एजुकेशन एंड सोशल चेंजेस, इसमें कितने 6 पॉइंट दिए गए हैं। उन 6 पॉइंट के तहत आपको फॉलोइंग जो सिलेबस है वो जान लेना है। 2.1 concept of social changes, meaning, definition, factors and types of social changes ये आपको देखने हैं। 1.2 social changes in India, transformation of social changes through education, किस तरीके से एजुकेशन के थ्रू हम सोशल चेंजेस ला सकते हैं यह हम देखने वाले हैं। 2.3 सोशल चेंजेस इन इंडियन कल्चर, social changes in Indian culture, impact of social changes on Indian culture, impact of social changes Indian culture. Okay, 2.4 obstacles in social changes, सामाजिक जीवनामध्ये जे काही अडथळे येतात त्यामध्ये ऑब्स्टॅकल्स अडथळे कुठले कुठले आहे, कौन कौन से ऑब्स्टैकल्स है या कौन कौन सी यानी कि बैरियर्स वहां पर दिखाई देते हैं। ओके, कास्टिज्म यानी कि जाति प्रथा, पावर्टी यानी कि गरीबी, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, जेंडर इनइक्वलिटी, इलिटरेसी अज्ञाता,
सुपरस्टिशन, रेजिस्टेंस टू इनोवेशन, यानी कि जो भी नवीनता है वो नवीनता समझ में लाने के लिए जो ऑब्स्टेकल्स है वो भी हम 2.4 में यहाँ पर देखने वाले। 2.5 रोल एंड लिमिटेशन ऑफ एजुकेशन इन सोशल चेंजेस, रोल ऑफ एजुकेशन इन promoting social transformation, integration of ethical and sustainable perspective of from Indian knowledge system and balanced social development। ये 2.5 में हम देखेंगे। 2.6 बेनिफिट्स ऑफ सोशल चेंजेस टू फैमिली, सोसाइटी एंड नेशन, पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ सोशल चेंजेस ऑन प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट। किस तरीके से होता है, बेनिफिट्स ऑफ सोशल चेंजेस कौन कौन से, फैमिली का रोल क्या होता है, सोसाइटी का रोल क्या होता है, नेशन का रोल क्या होता है, ये आने वाले दिनों में हम हमारे लेक्चर में इसी तरीके से देखने वाले हैं। ओके, यूनिट नंबर 3 जेंडर एंड एजुकेशन इन इंडिया, जेंडर एंड एजुकेशन इन इंडिया, ट्रेंड्स, बैरियर्स, ट्रांसफॉर्मेटिव प्रैक्टिसेस, ट्रांसफॉर्मेटिव प्रैक्टिसेस। ओके, यह हम यहाँ पर देखने वाले हैं। ओके, आइए यूनिट नंबर 3 जेंडर एंड एजुकेशन इन इंडिया, ट्रेंड्स, बैरियर्स एंड ट्रांसफॉर्मेटिव प्रैक्टिसेस। 1 क्रेडिट के लिए है। आप अगर ये यूनिट अच्छे से करते हो तो आपको इसमें से 18 मार्क्स मिल जाएंगे। 3.1 कंसेप्ट ऑफ जेंडर, जेंडर की कंसेप्ट क्या है, मीनिंग, डेफिनेशन एंड डिफरेंस बिटवीन जेंडर एंड सेक्स, इसमें कौन सा भिन्नता है ये हम आने वाले लेक्चर में देखेंगे। इसका अर्थ जान लेंगे और इसकी कुछ व्याख्याएं विशेषज्ञों द्वारा दी गई जो डेफिनेशन है वो डेफिनेशन भी हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, हम यहाँ पर देखने वाले। 3.2 कंसेप्ट ऑफ ट्रांसजेंडर, ये क्या है देखेंगे, मीनिंग, डेफिनेशन एंड प्लेस ऑफ ट्रांसजेंडर पर्सन इन द सोसाइटी एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, यानी कि जो ट्रांसजेंडर है उनका प्लेस आज हमारी सोसाइटी में क्या है, सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, हाई कोर्ट क्या कहता है, आज उनका स्थान समाज में किस तरीके से है, उन्हें उनकी पॉवर्टी लाइन क्या है, उनकी इलिटरेसी क्या है, उनके सामने कौन कौन से बैरियर है, या उनको जीवन जीने के लिए किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है, समाज उन्हें एक्सेप्ट करता है क्या, इन सभी के बारे में कंसेप्ट ऑफ ट्रांसजेंडर में हम जान लेंगे। 3.3 एजुकेशन ऑफ ट्रांसजेंडर, पैरेंटेटस, पॉलिसीज, स्कीम्स फॉर वेलफेयर एंड इंक्लूजन, किस तरीके से हैं जान लेंगे। 3.4 जेंडर एंड स्कूलिंग, बैरियर्स ऑफ जेंडर इक्वलिटी, जेंडर बायस इन टेक्स्ट बुक, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, इस पर कई बार शॉर्ट नोट्स के क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। जेंडर एंड स्कूलिंग बैरियर्स टू जेंडर इक्वलिटी, यानी कि लड़का और लड़की में एक समान स्तर पर शिक्षा में किस तरीके से बैरियर या किस तरीके से भेदभाव किया जाता है, उसमें हम ये चैप्टर पूरा उसके लिए ये पॉइंट समर्पित है, तो वह हम जान लेंगे। जेंडर बायस इन टेक्स्ट बुक किस तरीके से होता है, टीचर बिहेवियर किस तरीके से होता है, एनरोलमेंट की समस्याएं क्या आती है, ड्रॉप आउट्स क्या है, क्लासरूम पार्टिसिपेशन क्या है, सोशल एटीट्यूड, अर्ली मैरिज एक समस्या है, चाइल्ड लेबर समस्या है, डोमेस्टिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड सेक्सुअल अब्यूस यानी कि वहां पर यानी कि जहां पर स्टूडेंट जाता है उसके साथ इस तरीके की घटनाएं हमें देखने को मिलती है। इन सब के बारे में हम आने वाले लेक्चर्स में जान लेंगे। 3.5 रोल ऑफ एजुकेशन इन प्रोमोटिंग जेंडर इक्वलिटी, करिकुलम रिफॉर्म्स, टीचर ट्रेनिंग, इंक्लूसिव practices and pedagogical strategies of gender sanitization। 3.6 प्रोविजन ऑफ द जेंडर इक्वलिटी, इन इक्वलिटी के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने कौन कौन से प्रोविजन किए हैं उनके बारे में 3.6 में जान लेंगे हम। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन क्या क्या है, आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16 क्या है,
उसमें क्या बताया गया है, किस तरीके से जेंडर इक्वलिटी हो या उनके लिए कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल प्राधिकरण वहां पर निश्चित किए गए हैं, निर्धारित किए गए हैं, उनके लिए भी हम क्या करेंगे, इसके बारे में जान लेंगे। लॉज, पॉस्को एक्ट, आरटी क्या कहता है, एंड पॉलिसीज फॉर द वेलफेयर, कौन कौन सी ऐसी पॉलिसीज है कि वो जेंडर इक्वलिटी के लिए काम करती है या उनको बढ़ावा देने के लिए, उनको एक समान स्थल पर लाने के लिए कौन कौन सा कार्य उनके द्वारा किया जाता है, वो भी हम प्रोविजन फॉर जेंडर इक्वलिटी जो हमारा पॉइंट है 3.6 उसके अंदर हम क्या करेंगे, जानेंगे। ओके, आइए दोस्तों अब हम चलते हैं यूनिट नंबर 4। ओके, क्या है कंटेम्प्रेरी, यूनिट नंबर 4 कंटेम्प्रेरी इश्यूज, पॉलिसीज, जेंडर सैनिटाइजेशन थ्रू एजुकेशन। ओके, कंटेम्प्रेरी इश्यूज, पॉलिसीज एंड जेंडर सैनिटाइजेशन थ्रू एजुकेशन, यानी कि क्या किया गया है, यूनिट नंबर 4 ऑलरेडी 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक कंटेम्प्रेरी इश्यूज, 2 पॉलिसीज और 3 जेंडर सैनिटाइजेशन थ्रू एजुकेशन। कितने क्रेडिट के लिए है, 1 क्रेडिट के लिए है, यानी कि आपको इसके भी कितने मार्क्स मिलेंगे, अगर आप ये यूनिट अच्छा करते हो तो 17 से 18 मार्क्स आपको इसके मिल जाएंगे। कितने पॉइंट है इसमें, इसमें भी लगभग 4.6 तक है, 4.1 से लेकर 4.6। ओके, फिर 4.1 क्या है, इक्वलाइजेशन ऑफ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी, शैक्षणिक संधीची समानता, यानी कि शैक्षणिक जो भी अपॉर्चुनिटी आती है वो इक्वल डिवाइड होती है, यानी इस पॉइंट के तहत हम देखेंगे इक्विटी इन एजुकेशन, इंक्लूसिव एजुकेशन, एक्सेस एंड रिटेशंस, इनके बारे में जान लेंगे। 4.2 सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड एजुकेशन, शाश्वत विकास किसे कहते हैं और वो किस तरीके से होता है, उनके बारे में कुछ बातें जान लेंगे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड एजुकेशन, रोल ऑफ एजुकेशन इन अचीविंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, SDGs, environmental and civics responsibilities, including participation from environmental balance and sustainability। ये शाश्वत विकास किस तरीके से होता हुआ दिखाई देता है या उनमें कौन कौन से फैक्टर होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती है, इसका बैलेंस और सस्टेनेबिलिटी एनवायरमेंट के दृष्टिकोण से किस तरीके से निर्धारित या निश्चित की जा सकती है, उसके बारे में भी आने वाले दिनों में हम देखेंगे। 4.3 लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, आपके जो आर्ट साइंस के बच्चे हैं उन्होंने कहीं पर तो भी ये शब्द सुने होंगे, उनके किसमें, उनके ग्रेजुएशन में। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, एलपीजी, इम्पैक्ट ऑफ एलपीजी पॉलिसीज ऑन द एजुकेशन सेक्टर इन इंडिया। जब अटल बिहारी वाजपेयी सरकार थी तब ये इशू खास कर आया था और तब से लेकर एजुकेशन में लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन किस तरीके से हुआ है और उसका इंडिया पर या इंडियन एजुकेशन सेक्टर पर क्या क्या असर हुआ है, इसके बारे में हम इसके बारे में हम जान लेंगे आने वाले कुछ लेक्चर्स में। 4.4 एक्ट्स एंड पॉलिसीज, कौन कौन से एक्ट्स हैं देखिएगा आपको पढ़ने के लिए। तो मेन पार्ट्स में दो दो पार्ट्स में यहाँ पर डिवाइड किया। ये राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009, यानी कि राइट टू एजुकेशन एक्ट में किस तरीके से साइलेंट फीचर कौन से हैं, इम्प्लीमेंटेशन क्या है एंड चैलेंजेस क्या है, आरटीई 2009 में आया है और आरटीई के तहत हर स्कूल में बच्चों को दाखिला मिल रहा है और बच्चे का शिक्षा का अधिकार ये कॉन्स्टिट्यूशनली वहां पर प्रूव किया गया है, या कॉन्स्टिट्यूशनली वहां पर क्या किया गया है, वहां पर इसे मान्यता दी गई। तो आरटीई राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009, साइलेंट फीचर, इम्प्लीकेशन एंड चैलेंजेस के बारे में हम जान लेंगे। बी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 ऑब्जेक्ट, यानी कि अभी हम उसी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का ही ये परिणाम है कि हम जो एसपीपीयू का बीएड ईयरली पैटर्न में था वो हम कन्वर्ट होकर किस में आ गए हैं, सेमेस्टर पैटर्न में। किसके तहत, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत। फिर ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी क्या है, राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020 हे काय आहे,
उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, फीचर्स क्या है, इम्प्लीकेशन ऑफ इक्विटी क्या है, ओके, इंक्लूजन क्या है, इंटरेक्शन क्या है, और आईकेएस इन स्कूल एजुकेशन, इंडियन नॉलेज सिस्टम, आईकेएस इंडियन नॉलेज सिस्टम, ये क्या है, बहुत बड़ा रोल ये आईकेएस आने वाले दिनों में यहाँ पर निभाता हुआ हमारे सिस्टम में दिखाई देने वाला है। तो हमें यानी कि आम जो होने वाले बीएड के छात्र हैं, होने वाले जो टीचर हैं, उनको ये आरटी और एनईपी 2020 ये मालूम हो, इसलिए यहाँ पर 102 के सिलेबस में यहाँ पर रखा गया है। आइए आगे बढ़ते हैं। 4.5 इंडियन एजुकेशनल थिंकर्स। इंडियन एजुकेशनल थिंकर्स में नंबर 1 स्वामी विवेकानंद, कैरेक्टर बिल्डिंग एंड मैन मेकिंग एजुकेशन। जो कंसेप्ट उन्होंने यहाँ पर एजुकेशन में लाई है, उन एजुकेशन के बारे में हम देखने वाले हैं, स्वामी विवेकानंद के कैरेक्टर बिल्डिंग एंड मैन मेकिंग एजुकेशन। नंबर 2 रविंद्रनाथ टैगोर, फ्रीडम इन लर्निंग, नेचुरलिज्म देखेंगे वाले हैं, निसर्गवाद। नंबर 3 डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, एजुकेशन एज मीन्स ऑफ सोशल जस्टिस। इसके परिवेश में डॉक्टर अम्बेडकर जी ने जो एजुकेशन एज अ मीन्स ऑफ सोशल जस्टिस के बारे में जो बातें कही गई है वो देखेंगे। नंबर 4 जेपी नाइक, एजुकेशन फॉर इक्विलिटी एंड डेमोक्रेसी। जो महान शैक्षणिक तत्ववेत्ता होकर गए हैं जेपी नाइक, उन्होंने एजुकेशन, इक्वालिटी, डेमोक्रेसी, इनके बारे में जो विचार रखे हैं उनके वो विचार देखेंगे हम। नंबर 5 महात्मा ज्योतिराव फुले एंड सावित्रीबाई फुले, वुमेन्स एजुकेशन एंड एंटी केस रिफॉर्म्स। वुमेन्स एजुकेशन एंड एंटी केस रिफॉर्म्स, इनके जो सामाजिक सुधार के प्रोग्राम है उनको देखेंगे। देखिएगा विद्यार्थी मित्रों, जो भी यहाँ पर जो थिंकर आपको दिखाई दे रहे हैं, स्वामी विवेकानंद, रविंद्रनाथ टैगोर, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, जेपी नाइक, महात्मा ज्योतिबा फुले एंड सावित्रीबाई फुले, इनका अगर आप गूगल में सर्च करोगे या कहीं पर नेट पर या कहीं पर आपकी लाइब्रेरी की किताब में देखोगे तो बहुत सारा मटेरियल आपको, बहुत सारे पॉइंट्स आपको दिखाई देंगे। लेकिन आपको स्पेसिफाई किया गया है यहाँ पर कि स्वामी विवेकानंद में उनका कैरेक्टर बिल्डिंग और मैन मेकिंग एजुकेशन, उतना ही आपको देखना है। ज्योतिबा फुले एंड सावित्रीबाई फुले, वुमेन्स एजुकेशन एंड एंटी केस रिफॉर्म, जेपी नाइक, एजुकेशन फॉर इक्वलिटी एंड डेमोक्रेसी, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, एजुकेशन एज अ मीन्स फॉर द सोशल जस्टिस, उतना ही आपको क्या करना है, यही पॉइंट्स आपको थोड़े से रेफर करने हैं या देखने हैं, तो इनको थोड़ा सा गौर कीजिएगा। ओके, अब आइए देखते हैं 4.6 रोल ऑफ टीचर इन जेंडर सैनिटाइजेशन, टीचर एज ए फैसिलिटेटर, रिफ्लेक्टिव एंड प्रोमोटर फॉर द इंक्लूसिव वैल्यू। ये जो रोल होता है जेंडर सैनिटाइजेशन में टीचर का, उनके बारे में भी हम बात करने वाले हैं। यानी कि आज का जो लेक्चर है या आज का जो एक वीडियो है, इसके माध्यम से हमने क्या किया है, जो कोर्स 102 कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन, जेंडर एंड सोसाइटी, इसके संदर्भ में हमने यूनिट नंबर 1 एजुकेशन इन कंटेम्प्रेरी इंडियन सोसाइटी, यूनिट नंबर 2 एजुकेशन एंड सोशल चेंजेस, यूनिट नंबर 3 जेंडर एंड एजुकेशन इन इंडिया, ट्रेंड्स, बैरियर्स एंड ट्रांसफॉर्मेटिव प्रैक्टिसेस, एंड यूनिट नंबर 4 कंटेम्प्रेरी इश्यूज, पॉलिसीज एंड जेंडर सैनिटाइजेशन थ्रू एजुकेशन, इसके बारे में जानकारी ली है। उनमें कौन कौन से पॉइंट्स है, कौन कौन से पॉइंट्स निर्धारित किए गए, उनकी भूमिका क्या रहेगी, या उनके बारे में जो भी कुछ डिस्कशन है, आने वाला जो हमारा लेक्चर होगा उसमें लेक्चर नंबर 2 में हम यूनिट 1 स्टार्ट करेंगे। यूनिट 1 में हम एजुकेशन इन कंटेम्प्रेरी इंडियन सोसाइटी, इसमें 1.1 कंसेप्ट ऑफ एजुकेशन, मीनिंग, डेफिनेशन एंड एम्स ऑफ एजुकेशन इन कंटेम्प्रेरी इंडियन सोसाइटी, फाउंडेशन ऑफ द सोशोलॉजिकल एजुकेशन, ये क्या है, कुछ पॉइंट्स के तहत, कुछ तथ्यों के तहत, कुछ पीपीटी प्रेजेंट के तहत हम आपके सामने रखेंगे। तो आज के लिए यहाँ पर रुकते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।